एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट मीन्स कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, उसमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का कहाँ पर क्या यूज है, कैसे यह नीति इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती है, इस चीज के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस बात को इम्प्लीमेंट किया गया है, ये चीज देखने के लिए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ये जो एक ब्रीफ स्टडी करेंगे, और उसमें हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी, उसमें सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी कहाँ पर स्थान रखता है। अर्थात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी को लेकर के कौन कौन सी नीतियां बनाने की भारत सरकार ने पहल की हैं, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इसमें करेंगे। अगर हम थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड की बात करें, एनईपी 2020 कब कैसे आई, कहाँ पे आई, तो थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री है। आपको पता होगा कि 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिस समय हमारे भारतवर्ष की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। इसके बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, या दूसरी नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। नई शिक्षा नीति आई 1986 में। उस समय हेड करने वाले हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति या शिक्षा की नीति के संदर्भ में अगर बात करें तो यह तीसरा स्थान रखती है। अर्थात दो शिक्षा नीतियां पहले आ चुकी थी 1968 और 1986 में। इसके बाद तीसरी शिक्षा नीति हमारे समक्ष है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बुधवार को लागू किया गया। लगभग 34 वर्षों का एक बहुत लंबा सफर है। अगर 86 से लेकर के आज की बात करें तो 34 साल गुजर गए। हम नई शिक्षा नीति के आधार पे ही पूरी शिक्षा व्यवस्था भारतवर्ष की चल रही थी। तो इस 34 सालों में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे बदलाव हुए। उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए जो कि शिक्षा नीति 1986 में थी, कुछ बहुत चीजों में बदलाव महसूस किया गया। इस बात के ऊपर बात करी गई कि कैसे इन चीजों को हम बदलें, शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन ले आया जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए 34 वर्षों बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे समक्ष है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको भारत सरकार की कैबिनेट ने 19 जुलाई 2020 को अप्रूव किया, और इस कैबिनेट के जो हेड थे वो माननीय प्रधानमंत्री ऑफ भारत के प्रधानमंत्री थे। तो पॉलिसी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, यह जो नीति है वह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई गई थी, जो 2019 में एक प्रारूप बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कर रहे थे। और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो हैं, वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का पूरा दारोमदार सौंपा गया था। मुख्य जो अगर उद्देश्य हम बात करें पूरी, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यदि आप देखें तो उसमें पूरा जो मुख्य उद्देश्य है कि वो पूरे एजुकेशन सिस्टम को, पूरी जो शिक्षा व्यवस्था को है, उसको बदलने के लिए इस तरह से बदलने की बात करता है कि जो 21वीं सदी में भारत की आवश्यकताओं के साथ मिलकर के काम कर सके। आपको पता है कि शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से आप पूरे राष्ट्र को बदल सकते हैं। एक व्यक्ति को बदल सकते हैं, व्यक्ति के साथ साथ पूरा राष्ट्र बदल सकता है। यदि आपको किसी भी शासन व्यवस्था में परिवर्तन ले आना है तो सबसे पहले आपको
शिक्षा में बदलाव ले आना पड़ेगा। तो 21वीं सदी में भारत की क्या चुनौतियां हैं, भारत की क्या आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं, इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 2020 में पूरे शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करके एक नए कलेवर में प्रस्तुत करने की कोशिश इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। जो पुराना नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जिसके तहत शिक्षा संचालित हो रही थी, उस मंत्रालय का भी नाम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि यदि आप शिक्षा नीति देखें तो शिक्षा नीति में हर जगह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही उल्लेख है, अर्थात एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही नाम चला है, जबकि इसी शिक्षा नीति में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है। कुल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 भाग हैं और वो जो चारों भाग हैं उनको 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किए हैं। जो पहला भाग है उसमें विद्यालयी शिक्षा के बारे में बात की गई है, स्कूल एजुकेशन का पार्ट है। दूसरा 2 भाग है उसमें उच्चतर शिक्षा की बात की गई है, हायर एजुकेशन की बात की गई है। जो तीसरा पार्ट है उसमें अन्य ऐसे कोई भी क्षेत्र जो केंद्र में जिन पे बात करनी है, मतलब जिसमें स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को छोड़ करके अन्य जो क्षेत्र हैं, जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा है, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा है, जैसे कि भारतीय जो भाषाएं हैं उनको प्रॉम्प्टिंग की बातें हैं, क्योंकि भाषा में आपको पता होगा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू करने के पहले भाषा को लेकर के बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया था। 2 दक्षिण भारतीय राज्य थे, वो भाषा को लेकर के बहुत बड़ा विवाद शुरू किए थे। तो तीसरा जो पार्ट है उसमें भाषा को लेकर के, भारतीय भाषाओं को लेकर के, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के और प्रौढ़ शिक्षा के अलावा और भी बहुत सारे बिंदुओं पे बात की गई है। जो चौथा भाग है वो इस बात के लिए डिवोट किया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि जितने भी नीतियां भाग 1, भाग 2, भाग 3 में बनाई जा रही हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मेकिंग इट हैपन, कैसे वह संभव होगा फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की जो नीति बन रही है उसको क्रियान्वित करना कितना, कैसे हम उसको संभव कर पाएंगे। आपको ध्यान होगा कि जब 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तो उसकी शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1992 में प्लान ऑफ एक्शन आया था कि नीति को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो प्लान ऑफ एक्शन आया, क्रियान्वयन कार्यक्रम आया। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात के बारे में बात किया गया है कि केवल नीति बनाना ही नहीं, इन नीतियों को कैसे कार्य रूप में परिणित किया जाएगा, कैसे इन नीतियों को लागू किया जाएगा, इस संबंध में भी चौथे भाग में बात कही गई है। तो इस तरह से कुल 4 भाग में आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति विभाजित है, विद्यालयी शिक्षा में, उच्चतर शिक्षा में, अन्य केंद्रीय क्षेत्रों के संबंध में, और कैसे इस नीति को हम कार्यान्वित करेंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इसको हम कार्य रूप में परिणित करेंगे, इसके बारे में चौथे भाग में कहा गया है। थोड़ा सा अगर हम ओवरव्यू करें स्कूल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की बात कहाँ पर आती है, तो पार्ट 1 में जैसे आपको बहुत मेजर जो चेंज होने वाला है वो स्ट्रक्चर में चेंज होने वाला है। अर्थात अभी तक जो स्ट्रक्चर 10+2 स्तर का पाठ्यक्रम चल रहा था, इसमें पहली बार ECCE अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को सम्मिलित किया गया है। आप जानते होंगे कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, वहां पर भी जो बच्चे होते हैं, बच्चों का एडमिशन 5 वर्ष की आयु में होता है। लेकिन अब जो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होगा, जो औपचारिक शिक्षा शुरू होगी, वह 6 से 18 साल की न होकर के 3 से 18 साल की होगी। अर्थात बच्चा 3 साल का होगा तभी उसको औपचारिक शिक्षा में पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम वहां पर शुरू हो जाएगा। अभी तक जितने भी 3 साल के बच्चे विद्यालय में जाते थे वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं था। जो प्ले स्कूल्स में जाते थे, किंडरगार्टन स्कूल्स में जाते थे,
उनको भारत सरकार औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं शामिल करती थी, लेकिन इस शिक्षा नीति के बाद वो जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसको भी औपचारिक शिक्षा का भाग बनाया गया है। पहले जो ग्रेड थे, स्कूल्स थे, वो 10+2 थे, 10 वर्ष का आधारभूत कार्यक्रम कार्यक्रम और 2 वर्ष का आप उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो 10+2 ना होकर के 5+3+3+4 होगा, अर्थात 5 वर्ष, जिसमें आप 5 वर्ष की जो शिक्षा होगी उसमें 3 साल से लेकर के 8 साल के बच्चे होंगे, जिसको उन्होंने फाउंडेशन कहा है, फाउंडेशन बनेगा यहाँ पर। और इसमें 3 साल का ECCE होगा, अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन 3 साल का होगा। और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अर्थात कक्षा 1, कक्षा 1 और कक्षा 2, इन तीनों को मिला करके, अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 1 और कक्षा 2, इन तीनों को मिलाकर के 5 वर्ष का फाउंडेशन कार्यक्रम चलेगा। दूसरा जो स्टेप इसमें कहा गया है वो प्रिपरेटरी अवस्था की बात कही गई है। यहाँ पर 8 साल से लेकर के 11 साल के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होगी, और जो कक्षा कक्ष होगा वो कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों की व्यवस्था प्रिपरेटरी फेज में किया जाएगा। इसके बाद मिडिल स्टेज में रखा गया है 3 साल का, जिसमें 11 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे होंगे, और यहाँ पर जो कक्षा होगी वह कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के विद्यार्थी इसमें एडमिशन लेंगे। इसके बाद सेकेंडरी शिक्षा होगी, जिसको माध्यमिक शिक्षा आप कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा 14 साल से लेकर के 18 साल की होगी, और इसमें जो कक्षाएं होंगी वो कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 की शिक्षा होगी। तो इस तरह से यदि आप देखें तो जो 10+2 का स्ट्रक्चर 1986 में नई शिक्षा नीति में जिसको अपनाया गया था, वह परिवर्तित हो रहा है अब फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी में, अर्थात 5+3+3+4, अर्थात 5 साल का फाउंडेशन, 3 साल का प्रिपरेटरी, 3 साल का मिडिल और 4 साल का माध्यमिक। तो 5 धन 3 धन 3 धन 4 का सिस्टम लागू हो गया है। एक बात जो ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित है या टेक्नोलॉजी से संबंधित है, वो शिक्षकों के कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट से संबंधित है। अर्थात जितने भी शिक्षक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो चाहे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होंगे या माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक होंगे, उन सभी शिक्षकों को सर्विस में रहते हुए उनके स्व विकास के लिए और कुछ नवाचार के माध्यम से वो सीख सकें, जो एडवांसेस हो रहे हैं उसके विषय में, उनके क्षेत्र में, इनका अवसर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। जितने भी शिक्षक होंगे वो अपना स्व विकास कर सकते हैं, वो नवाचारी माध्यमों से सीख सकते हैं, और जो भी एडवांसेस वो अपने जॉब से संबंधित, अपने प्रोफेशन से संबंधित करना चाहते हैं, उनको इस बात की अवसर मिलेगा। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी होगी उनके सेल्फ डेवलपमेंट की, उनके लर्निंग इनोवेशंस की, उनके एडवांसेस की, वह लोकल अर्थात जिस क्षेत्र में वो कार्यरत है वहां, रीजनल क्षेत्रीय स्तर पर, स्टेट राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय और इवन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको शिक्षण और विषय के संबंधित जो कार्यशालाएं हैं उन कार्यशालाओं को अटेंड करने का, उन कार्यशालाओं में सहभाग करने का उनको अवसर उपलब्ध होगा। और इसमें मेनली जो बात होगी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्यादा एनकरेज किया जाएगा, अर्थात आप सशरीर फिजिकली रूप से उपस्थित न भी हो सकते हो, तो वहां पर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने इनोवेटिव टाइप की लर्निंग के लिए या अन्य सारे जो एडवांसेज है उसको सीखने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यहाँ पर एनकरेज किया जाएगा। प्रत्येक जो शिक्षक होगा उसको एक कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए 50 घंटे का हर साल, मतलब प्रत्येक वर्ष 50 घंटे का कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको करना होगा। ये जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे का मैंडेटरी होने जा रहा है, जो ऑनलाइन माध्यम से उनको
चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर उनको इस सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में उनको सहभाग करना होगा और हर साल उनको 50 घंटे इसके लिए देने होंगे। इसी के साथ साथ जैसा कि शिक्षकों के लिए व्यवस्था की जा रही है 50 घंटे का, तो यही सेम जो ड्यूरेशन होगा, सेम समय, समान समय जो प्रिंसिपल्स होंगे, अर्थात जो प्राचार्य होंगे, जो प्रधानाचार्य होंगे, या जो स्कूल कॉम्प्लेक्स के लीडर्स हैं, जो विद्यालय संकुल के जो नेतृत्व करता है, उनके लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम, इसी प्रकार की कार्यशालाएं उनको ऑनलाइन, मुख्यतया ऑनलाइन माध्यम से अटेंड करनी होंगी, जो कि उनको प्रबंधन से संबंधित अथवा उनके लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता से संबंधित उनको ये काम करने होंगे। शिक्षक अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर सकता है, लेकिन जो प्रधानाचार्य होंगे या जो स्कूल संकुलों के नेतृत्व करता होंगे, उनके लिए ऐसे कार्यशालाएं अटेंड करनी होंगी जो उनकी नेतृत्व क्षमता को विकसित करे, जो उनके प्रबंधन क्षमता में विकास कर सके। ये जो सीपीडी है अर्थात कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये उनके कैरियर मैनेजमेंट के प्रोग्रेशन के लिए भी जरूरी होगा और उनका जो आगे करियर का जो मैनेजमेंट होगा, जो प्रोग्रेस होगा, या उनका एक तरह से के लिए जो प्रमोशन होगा, वो प्रमोशन उनका अपना पीयर रिव्यू अर्थात उन शिक्षकों के जो साथ के शिक्षक हैं वो भी उनका मूल्यांकन करेंगे, उनकी विद्यालय में कितनी उपस्थिति है, वो अपने कार्य को कितने कमिटमेंट के साथ पूर्ण करते हैं, कितने घंटे का उन्होंने सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में सहभाग किया है, और अन्य सेवाएं वो विद्यालय के साथ या अपनी समुदाय के साथ कितना सेवा देते हैं, इसके आधार पे उनका प्रमोशन अगले लेवल पे होने की बात इस शिक्षा नीति में कही गई है। जो स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट है, जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो माध्यमिक स्तर पे हो या प्राथमिक स्तर पे हो, तो उनका जो आकलन का तरीका है वो बदलने वाला है। इसमें बदलाव किया गया है कि जो विद्यार्थियों की जो आकलन है वो केवल एक परीक्षा के आधार पर किया जाता है, तो पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है वो परीक्षा केंद्रित हो गया है। इसमें एक बदलाव करने की बात कही गई है। इसमें समेटिव इवेल्युएशन के साथ साथ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की भी बात कही गई। जो समेटिव आप पूरे साल भर में एक बार परीक्षा लेते थे, अब आपको समय समय पर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है कि आपको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करने हैं। तो अभी तक रटने पे ज्यादा जोर दिया जाता था, बातें कितना आप रट लेते हैं उस पर ज्यादा बल था, तो उससे हट करके अब असेसमेंट का जो तरीका होगा वो आप कितना चीजों को विश्लेषित कर लेते हैं, कितना समालोचनात्मक आप चिंतन कर लेते हैं, कितना आप संकल्पनात्मक क्लैरिटी आपके अंदर है, इन चीजों के आधार पे आपका मूल्यांकन होना है। तो जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसको पुनः से संशोधित किया जा रहा है। यहाँ पर विद्यार्थी की संपूर्ण विकास के लिए बात की गई है, अर्थात उसके होलिस्टिक प्रोग्रेस की बात किया गया है, जिसमें 360 डिग्री अर्थात विद्यार्थी के विकास का कोई भी पक्ष न छूट जाए, वो सारे पक्षों को उसके प्रोग्रेस में या उसके प्रोग्रेस कार्ड में बहुविमीय आधार पे उनका रिपोर्ट तैयार होगा। अभी तक जो एनाक्लोडेड डेटा इकट्ठा होता था वो विद्यार्थियों के कक्षागत प्रगति के आधार पर तैयार होता था। अब उनकी क्षमताओं को, सारी चीजों को, उनकी कौन कौन सी विफलताएं हैं, कहाँ पे वो अच्छा करता है, इन सारी चीजों को बहुविमीय आधार पे उनका रिपोर्ट तैयार होगा। और विद्यार्थी का जो आकलन होगा वह स्वयं अपना आकलन करेगा, विद्यार्थियों के साथ जो उनके अपने सहपाठी हैं वो उनका आकलन करेंगे और शिक्षक भी उनका आकलन करेंगे। अभी तक केवल शिक्षक ही परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का आकलन करके उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह की ग्रेडिंग देता था। अब जो उनका आकलन होने वाला है वो आकलन उनका स्वयं के द्वारा भी आकलन होगा, उनके सहपाठियों के द्वारा भी आकलन होगा, और विद्यार्थियों का जो आकलन शिक्षक करता था वो भी उसके अंतर्गत सम्मिलित होगा। यहाँ पर विद्यार्थियों का जो कार्य है या विद्यार्थियों को अपने विद्यालय से स्कूल तक इन दोनों के साथ लिंक करना है। अभी तक क्या है कि माँ बाप की भी ये जरूरत होती थी कि माँ बाप जितने देर तक बच्चों को छोड़ देते थे विद्यालय में, अपनी जिम्मेदारी भूल जाते थे।
तो अब विद्यालय को घर से जोड़ने की बात की जा रही है, अर्थात विद्यालय में जो एक्टिविटी हो रही है वो घर को पता रहे, और जो घर में विद्यार्थी काम कर रहा है उसको विद्यालय को पता रहे। इस चीज के लिए स्टूडेंट्स के होम एक्टिविटी को उसके स्कूल एक्टिविटी के साथ जोड़ने का कवायद इसमें आकलन करने में किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर की बात किया गया है। यहाँ पे फिर टेक्नोलॉजी की बात है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर तैयार करना है कि एक बार विद्यार्थी का डाटा यदि उसमें फीड हो जाए तो उसके प्रकार के जितने भी विद्यार्थी होंगे उसकी स्ट्रेंथ्स को, उनकी शक्तियों को और उनकी क्षमताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जैसे एक एग्जांपल आप समझते होंगे कि जनरली आप अपने मोबाइल पे या अपने स्मार्ट टीवी पे, स्मार्टफोन पे जो कुछ भी आप सर्च करते होंगे यूट्यूब पे ऑनलाइन, उसका जो कैचे डाटा होता है वो आपका सिस्टम उसको, वो सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड कर लेता है, और जिन जिन चीजों को आप देखते हैं वो अपने रिकॉर्ड में रखता है, और फर्दर जब कभी आप करते हैं तो उन्हीं सारी चीजों को वो आपके समक्ष रख देता है। जैसे आप गूगल में कोई चीज सर्च करिए तो पहले से ही आपको कुछ वो प्रॉम्प्ट करना शुरू कर देता है कि आप ये खोजना चाहते हैं, ये खोजना चाहते हैं, वो दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग उस चीज को सर्च करते हैं उतनी चीजों को नीचे आपको दिखाई देने शुरू कर देता है। तो एजुकेशन के फील्ड में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आधारित सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है, जिसमें विद्यार्थियों की क्षमताओं और उनकी शक्तियों को पहले से ज्ञात किया जा सके। तो परीक्षा का सिस्टम होगा, अब परीक्षा कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 स्तर पर शुरू होंगी, और यहाँ पर उनकी आधारभूत अधिगम के जो आउटकम्स हैं उसको आकलित किया जाएगा। जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, बोर्ड की परीक्षाएं दो तरह से होंगी, एक मेन एग्जामिनेशन होगा, जो बोर्ड की परीक्षाएं अभी तो कोविड सिचुएशन में हो ही नहीं पाया, लेकिन जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी अर्थात जो 10th और 12th की जो परीक्षाएं होंगी उसमें दो तरह की परीक्षाएं होंगी। एक तो मेन परीक्षा होगी अर्थात जो रेगुलर विद्यार्थी देगा, और किसी वजह से यदि किसी विद्यार्थी कभी फेल कर जाता है, अपने पाठ्यक्रम को इनकम्प्लीट नहीं कर पाता है, या उसको लगता है कि मेरा ये पेपर ठीक से नहीं हुआ, मुझे इसमें इम्प्रूव कर सकते थे हम, तो वो इम्प्रूवमेंट के एग्जामिनेशन भी दे सकता है। तो इससे जो सुसाइड के केसेस थे इस पे बहुत रोक लगेगी, विद्यार्थी को एक मौका मिलेगा उन चीजों को करने के लिए। और जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे इस तरह के होंगे कि वो कोचिंग कल्चर को और बहुत ज्यादा प्रेशर को वो रिड्यूस करेगा। विद्यार्थी के अंदर इस तरह की परीक्षा नहीं होगी कि बहुत ज्यादा दबाव में हो, केवल पढ़ाई के लिए ही वो दबा रहेगा, या कोचिंग में ही उसको वो चीज मिल पाएगी, ऐसी बात नहीं होगी। जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी उसमें भी आकलन के तरीके बदलने वाले हैं। जो हम आईसीटी की बात मेनली करें, जो उसमें मुख्य रूप से आईसीटी की जिस पे बात की गई है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसमें जो तीसरा भाग है जिसका हेडिंग है अदर की एरियाज ऑफ फोकस, इसके अंतर्गत 5 बिंदुओं की बात की गई है, जिसमें है प्रोफेशनल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो बिंदु क्रमांक 20 पर है, और जो एडल्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग है वो बिंदु क्रमांक 21 पर है। जो प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज आर्ट्स एंड कल्चर बिंदु क्रमांक 22 पर है, और टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन बिंदु क्रमांक 23 पर, और ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन एंश्योरिंग इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वो बिंदु क्रमांक 24 पर। तो इस तरह से जो भाग 3 है जिसमें अदर की एरियाज ऑफ फोकस के बारे में बात कही गई है, उसमें कुल 5 बिंदुओं की बात की गई है। प्रोफेशनल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्रमोशन ऑफ लर्निंग इंडियन लैंग्वेजेज आर्ट्स एंड कल्चर, टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन, ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन एंश्योरिंग इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम जो आईसीटी की बात कर रहे हैं तो इस आईसीटी के अंतर्गत किन्हीं 2 बिंदुओं की बात विस्तार से करेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज ऑफ इंटीग्रेशन अर्थात बिंदु क्रमांक 23, और ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन एंश्योरिंग इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बिंदु क्रमांक 24। इन्हीं पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो अदर की एरियाज ऑफ फोकस के अंतर्गत जो बिंदु क्रमांक 23 है वो बात करता है टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन की, अर्थात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी का कैसे प्रयोग होगा और इस तकनीकी को शिक्षा के साथ कैसे एकीकृत किया जाएगा, इसके संबंध में विस्तार से कुल
सब पॉइंट्स के अंतर्गत, अर्थात 23.1 से लेकर के 23.13, अर्थात कुल 13 बिंदुओं में यहाँ पर बातें की गई हैं। 13 बिंदुओं में कैसे तकनीकी को शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाएगा, इसके संबंध में नीतियों के बारे में कहा गया है। जो बिंदु क्रमांक 24 है, बिंदु क्रमांक 24 के अंतर्गत ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन की बात कही गई है, जिसमें इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को इंश्योर करने की बात है कि आप कैसे समान रूप से कैसे आप तकनीकी को यूज कर देंगे, इस बात को इंश्योर करने के लिए ऑनलाइन तकनीकी या ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन में कैसे इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें कुल 5 बिंदुओं पे बात किया गया है, जिसमें उप बिंदु 24.1 से लेकर के 24.5 तक इसमें बात किया गया है ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन के बारे में। जो बिंदु क्रमांक 23 के अंतर्गत अदर की एरियाज में टेक्नोलॉजी यूजर इंटीग्रेशन की बात कही गई, तो जो 23.1 बिंदु है उसमें कहा गया है कि जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है, अभी भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया था, तो इस नीति में कही गई है कि जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है यह पूरे सोसाइटी को, हमारे समाज को और इस समाज को एक डिजिटल रूप से एम्पावर बनाना है। अर्थात डिजिटल इंडिया कैंपेन के जैसे जितने भी कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमको अपने समाज को इस तरह से समृद्ध करना है कि वह डिजिटली एम्पावर्ड हो जाए, अर्थात सशक्तिकरण करना है हमारे समाज का डिजिटल रूप से, और एक नॉलेज इकोनॉमी बनानी है। एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी बहुत जरूरी है, जो कि डिजिटल इंडिया कैंपेन के माध्यम से हम परिवर्तित कर सकते हैं अपने समाज में। और इस चीज के लिए एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और की रोल अदा कर सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। अर्थात यदि हमको अपनी सोसाइटी को डिजिटली एम्पावर करना है, डिजिटली सशक्त करना है, तो इसके लिए शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हमारे समक्ष उपस्थित है। तकनीकी स्वयं में ही इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा कि वह पूरे एजुकेशनल प्रोसेस को और उसके आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकता है। देखिए, दो चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। एक एजुकेशन ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बना सकता है एक डिजिटली सशक्त समाज, और जो तकनीकी है वह स्वयं शैक्षिक प्रक्रियाओं के बदलने में, उनको इम्प्रूव करने में सहयोगी हो सकता है। तो इसलिए कहा गया कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, इन दोनों का जो संबंध है, अर्थात तकनीकी और शिक्षा का संबंध एक बाई डायरेक्शनल है, दो दिशीय है। अर्थात सभी लेवल्स पे, चाहे वो प्राथमिक हो, अब आप इसमें के लिए चाहे फाउंडेशनल हो, चाहे प्रिपरेटरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे जो सी भी लेवल आप ले लीजिए, हर लेवल पे टेक्नोलॉजी और एजुकेशन बहुत ही, उनके बीच रिलेशनशिप बहुत सशक्त है और बाई डायरेक्शनल है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करके और एजुकेशन के माध्यम से डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाने की बात 23.1 में कही गई है। तो 23.2 पॉइंट है, इसमें बात किया गया है कि जो नई तकनीकी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन्स, स्मार्ट बोर्ड्स, हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, adaptive computer testing for student development and other forms of educational software and hardwares, इनको इम्प्लीमेंट करना है। ये जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हैं, ये जो कठोर और मृदुल उपागम वाले तकनीकी हैं, इन तकनीकी को एजुकेशन में, शिक्षा में हमें कार्यान्वित रूप में ले आना है, ताकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बदल सकें। और कैसे बदलेगा? अब विद्यार्थी में परिवर्तन ये नहीं होगा कि विद्यार्थी क्या सीखा, ये चीज नहीं पूछा जाना है। अब विद्यार्थी का जो आकलन होगा इस बात पे नहीं होगा कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, बल्कि विद्यार्थी ने कक्षा कक्ष में कैसे सीखा, इस बात पे ये सारी टेक्नोलॉजीज बल देंगी। क्या सीखा इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं होगा,
यह क्या सीखा बदलने वाला है कैसे सीखा के अंतर्गत, अर्थात इन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करके विद्यार्थी कैसे सीख रहे हैं, इस पे ज्यादा बल देने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। और ये जो क्षेत्र हैं, ये ये सारे क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव अनुसंधान करने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, मशीन लर्निंग का यूज क्या होगा शिक्षा में, ब्लॉकचेन शिक्षा में कैसे यूज कर सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स कैसे यूज हो सकता है, हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या कर सकते हैं शिक्षा में। तो ये केवल तकनीकी एस्पेक्ट से नहीं, अर्थात तकनीकी पक्षों पर न बल दे करके इसका शैक्षिक यूज क्या होगा इन सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, इस पे रिसर्च करने की जरूरत है। तो एक्सटेंसिव रिसर्च इस फील्ड में किया जाएगा कि इन सारे नए तकनीकों का प्रयोग हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कर सकते हैं, इसमें रिसर्च करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो 23.3 पॉइंट है, उसमें कहा गया है कि एक NETF की स्थापना की जाएगी। यह एक स्वायत्त शासी निकाय होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी फोरम, इसकी स्थापना करने की बात कही गई है। 23.3 में बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है कि एक स्वायत्त शासी निकाय होगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी फोरम, और यह एक स्वायत्त निकाय होगा। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आप अपने विचारों को या अपनी तकनीकों को कैसे यूज कर सकते हैं उसका फ्री में एक्सचेंज कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में, इस फोरम पे आपके अगर कोई इनोवेटिव आइडियाज हैं किसी भी संस्था के पास या किसी व्यक्ति के पास, कोई नई तकनीकी को कैसे यूज कर सकते हैं एजुकेशन में, उस चीज के लिए यह सुटेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। इसके माध्यम से जो अधिगम है, जो आकलन है, जो उसकी योजना है, जो प्रशासन है, इन सभी को इन्हांस करना है स्कूल लेवल पे और हायर एजुकेशन पे। अर्थात जो विद्यालयी शिक्षा है और उच्चतर शिक्षा है, इन दोनों स्तर पर अधिगम को, आकलन को और अधिगम आकलन के योजना को या प्रशासन को, इसको बहुत ज्यादा इन्हांस करेगा ये NETF। जो मुख्य उद्देश्य है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का, ये डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करेगा। जो निर्णय लेने की क्षमता होगी उसको फैसिलिटेट करेगा कि कोई कैसे निर्णय ले, अर्थात टेक्नोलॉजी को कैसे इंडक्ट किया जाए, विद्यार्थियों को, टीचर को, सोसाइटी को कैसे इंडक्ट किया जाए, और टेक्नोलॉजी को कैसे डिप्लॉय किया जाए, कैसे उन क्षेत्रों में लगाया जाए, और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जाए। इन सारे चीजों के क्षेत्र में, इन सारे एस्पेक्ट्स पे जो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम है वो निर्णय लेने का कार्य करेगा। ये जो NETF है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं, वो चाहे राज्य के हो या केंद्र के हो या कोई और दूसरे प्राइवेट संस्थान हो, उसमें वह लीडरशिप की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, अर्थात ये जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो राज्य के हो, केंद्र के हो या फिर कोई प्राइवेट संस्थान है या किसी NGO का संस्थान है, तो उनको लीडरशिप प्रदान करने का वो कार्य करेगा। जो अच्छा कार्य कर रहा होगा जो इंस्टीट्यूट, उसको आगे बढ़ के काम करने का मौका इसके माध्यम से मिलेगा। और जो नए ज्ञान है, जो अनुसंधान है, इसके माध्यम से वह विभिन्न संस्थानों को कंसल्ट करके वो आपस में अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हो सकता है किसी जगह पे कोई रिसर्च का काम बहुत अच्छा हो रहा हो, तो वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो अपने किए गए अच्छे अभ्यासों को या उनके अपने जो एक दूसरे संस्थान से वो कंसल्ट कर सकता है कि आपके यहाँ ऐसा होता है तो हमको भी कुछ कंसल्टेशन दीजिए। इसके माध्यम से आपस में वो अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए यह प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। NETF में जो क्या इसके फंक्शंस होंगे, इसको भी निर्धारित किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। इसमें एक बात कही गई कि जो राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी फोरम होगा, ये इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड एडवाइस देगा। अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कोई प्रमाण आधारित उनको सलाह देने का कार्य करेगा, स्वतंत्र रूप से राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को स्वतंत्र रूप से प्रमाण आधारित उनको सलाह देगा कि वह
कैसे अपने यहाँ टेक्नोलॉजी आधारित इंटरवेंशंस कर सकते हैं, अर्थात अपने यहाँ शिक्षा में वो कैसे इंटरवेंशन कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके वो अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार को वह सलाह देने का कार्य करेगा। यह बौद्धिक और संस्थागत कैपेसिटीज को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में विकसित करेगा, अर्थात बौद्धिक रूप से और संस्थागत जो कैपेसिटीज हैं, किसी व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता है और किसी संस्थान की जो क्षमता है, उसमें शैक्षिक तकनीकी को बनाने का कार्य, शैक्षिक तकनीकी को कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, इसके लिए यह फोरम काम करेगा। और जो स्ट्रेटेजिक इन थ्रस्ट एरियाज ऑफ इन दिस डोमेन है, मतलब इसमें जो और बहुत थ्रस्ट एरिया है किस क्षेत्र में, ऐसी व्यूहरचना बनाएगा जिसमें वह अच्छे कार्य इस डोमेन में अच्छे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस क्षेत्र को और ज्यादा विकसित कर सके, ऐसी स्ट्रेटजी लगा करके इन थ्रस्ट एरियाज में वो काम करने का बात करेगा। इसके अलावा वह जो नए डायरेक्शंस हैं, जो शिक्षा के लिए या जो नवाचार के लिए, अनुसंधान के लिए जो नए निर्देश होंगे, उनको आर्टिकुलेट करेगा, उनको विभिन्न स्तरों पर आर्टिकुलेट करके प्रस्तुत करने का काम ये करेगा। इसके अलावा जो NETF है, वह जो ऑथेंटिक डाटा आएगा हमारे समक्ष, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आपके पास सभी विद्यार्थियों की, सभी शिक्षकों की, सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स की डाटा उपलब्ध होगा। और सबसे जरूरी बात यह होगा कि इस डाटा को कैसे सेफ रखा जाए, अर्थात ये जितने भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के इनोवेटर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके द्वारा जो बहुत सारे जो और सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज से जो डाटा मिलेगा, जो ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, उसको वह रेगुलर वे में मेंटेन करने का कार्य करेगा। वो चाहे राज्य सरकार के अंदर आ रहा हो या केंद्र सरकार के अधीन आ रहा हो, शिक्षकों के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से, या जो रिसर्चर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके डाटा को वो मेंटेन करने का कार्य करेगा, रखेगा कि कौन कितने अच्छे किस क्षेत्र में क्या अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वह रिसर्चेस के क्षेत्र में डाटा की एनालिसिस करेगा। ये डाटा उसके पास उपलब्ध होंगे, उसको बहुत बृहद क्षेत्रों में बृहद एस्पेक्ट से लेकर के उनको एनालिसिस करेगा कि इस डाटा के आधार पर क्या विश्लेषण करके क्या निकाला जा सकता है। और जो इस प्रकार के नॉलेज या प्रैक्टिस, इस प्रकार का ज्ञान या अभ्यास जो कि डेवलप करने के लिए है, मतलब NEFT ये रिकॉग्नाइज करेगा कि जो बहुत अच्छा प्राइवेट बॉडी है, बहुत अच्छा कि कोई अपना प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत अच्छा ज्ञान किसी के पास है, तो इस चीज के लिए वह राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंस और जो सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, इसको ऑर्गेनाइज करेगा। अर्थात NETF के आधार पर बहुत प्रकार के जो अन्य इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो ज्ञान है, जो प्रैक्टिस है, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या राष्ट्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से इन प्रैक्टिसेस को अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम यह फोरम करेगा। इसके अलावा इस फोरम का यह भी काम है कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो शैक्षिक तकनीकी के जो अनुसंधान करता है, या जो प्रशिक्षु हैं, या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस क्षेत्र में, वो क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, उसको लेने का कार्य करेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स हैं, वो इस क्षेत्र में क्या दे सकते हैं, इस क्षेत्र में क्या अच्छा कर सकते हैं, वो चीज लेने का कार्य यह फोरम करेगा। तो 23.5 पॉइंट है, उसमें कहा गया है कि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस विल बी फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। हम केवल शिक्षण अधिगम के लिए ही नहीं, हम तकनीकी का इंटरवेंशन शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से हम उसमें इंटरवेंशन करेंगे तकनीकी का, ताकि हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और मूल्यांकन की प्रक्रिया को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। अर्थात शिक्षण अधिगम, ये सारे रिसर्च के अलावा शिक्षण अधिगम के साथ साथ मूल्यांकन की प्रणाली के लिए भी इसमें तकनीकी का प्रयोग होगा। मतलब जो परीक्षाएं भी होंगी वो ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी बेस्ड होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो सपोर्टिंग टीचर प्रिपरेशन है, अर्थात शिक्षकों की जो बनाने की जो तरीके हैं, या जो उनके जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जो व्यावसायिक विकास के जो कार्य हैं, या फिर उनके एजुकेशनल एक्सेस की चीजों को सपोर्ट किया जाएगा। अर्थात कैसे लोगों तक शिक्षा पहुंचे, जो टीचर हैं वो अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे करें, शिक्षक को कैसे टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर किया जाए,
किनको प्रिपेयर करना है? जो पुराने पीढ़ी के शिक्षक हैं, जो अभी टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फेस टू फेस नहीं है, उसको जब टेक्नोलॉजी को अपनी टीचिंग में नहीं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके लिए टीचर प्रिपरेशन का कार्य होगा। जो लोग इस प्रोफेशन में हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे हो, इस बात के लिए। और जो विद्यार्थी हैं, उन तक एजुकेशन को कैसे एक्सेस, उन तक विद्यार्थियों की कैसे पहुंच बनेगी, इन चीजों को सपोर्ट करने की बात इस नीति में कही गई है। इसके साथ साथ जो शैक्षिक योजना है, जो शैक्षिक प्रबंधन है और जो शैक्षिक प्रशासन है, इन सबको एक सीधी रेखा में ले आने की बात कही गई है। ये ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग कोई कर रहा हो, प्रबंधन कोई कर रहा हो और प्रशासन कोई चला रहा हो। इन सब चीजों को एक स्ट्रीमलाइन, एक सीधी रेखा में ले आने की बात कही गई है, जिसमें एडमिशन से रिलेटेड, अटेंडेंस से रिलेटेड और असेसमेंट से रिलेटेड प्रोसेसेस को सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात विद्यार्थियों के प्रवेश, उनकी उपस्थिति और उनका आकलन, इन सब चीजों को एक साथ ले आया जाएगा। और उसी के साथ साथ जो शिक्षा की योजना है, शिक्षा का जो प्रबंधन है और जो शिक्षा का प्रशासन है, इन सभी को एक सीधी रेखा में एक साथ इंटीग्रेट करने की बात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। तो 23.6 पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि जो टीचिंग लर्निंग है वो ई कंटेंट विल बी कंटिन्यू टू बी डेवलप्ड। जैसे अभी तक स्वयं के माध्यम से या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर आपको ई कंटेंट उपलब्ध है, तो इसको आगे जारी रखा जाएगा और सभी राज्यों की भाषाओं और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में ये सारे ई कंटेंट डेवलप करने की बात कही जाएगी। अर्थात सभी भारत, केवल अंग्रेजी में ही नहीं, केवल हिंदी में ही नहीं, जितने भी हमारे रीजनल लैंग्वेजेज हैं, उन सारे क्षेत्रीय भाषाओं में एनसीईआरटी, सीआईईटी, सीबीएसई, एनआईओएस और अदर जो संस्थान हैं वो अपने ई कंटेंट को इन भाषाओं में विकसित करने का कार्य करेंगे। These will be uploaded on the दीक्षा प्लेटफॉर्म। दीक्षा प्लेटफॉर्म को पता है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म पे ये सारे ई कंटेंट को अपलोड करने की बात कही गई है। और इस प्लेटफॉर्म पे जो टीचर्स होंगे वो सभी के लिए यूटिलाइज करेंगे। ये दीक्षा प्लेटफॉर्म नहीं कि केवल विद्यार्थियों के लिए होगा, ये दीक्षा का जो प्लेटफॉर्म होगा वो शिक्षक के लिए, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू कर सकते हैं, उनके लिए भी ई कंटेंट के थ्रू अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसको और ज्यादा शक्ति प्रदान की जाएगी, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको एक्सपेंड किया जाएगा दीक्षा एप्लीकेशंस को सीआईटी के माध्यम से। और इसमें दूसरे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स को भी शामिल किया जाएगा। जो सीआईटी अभी दीक्षा का जो प्लेटफॉर्म लॉन्च की है, इसको और ज्यादा प्रमोट करने की बात कही गई, इसको और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की, और ज्यादा विस्तार करने की इसमें बात कही गई है। और ऐसे ही अन्य जो शैक्षिक तकनीकी के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी सीआईटी के माध्यम से ले आने की बात कहा गया है। 23.7 पॉइंट इसमें कहा गया है कि बहुत पर्टिकुलर अटेंशन होगा कि जो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही हैं, जो कि एजुकेशन सिस्टम को एकदम से बदल करके रख देंगी। ज्यादातर इस बात में कहा गया है कि आने वाले समय में बहुत सी ऐसी तकनीकी आएंगी जो शैक्षिक व्यवस्था को एकदम से उलट पुलट देंगी। तो ज्यादातर अटेंशन, ज्यादातर अवधान इस बात पर देने का है कि ऐसी कौन सी तकनीकी है जो तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को बहुत ज्यादा परिवर्तित कर देगी। जैसे आप एक एग्जांपल कह सकते हैं कि कंप्यूटर ने आज की डेट में जो मानव ज्ञान है या जो मानव की जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज कंप्यूटर पे आपको उतनी चीजें याद नहीं होंगी जितना कंप्यूटर एक क्लिक में आपको उपलब्ध करा देता है। तो जो आदमी की, जो मनुष्य की मेमोराइजेशन की पावर थी, जो याद करने की क्षमता थी, उसको कंप्यूटर ने बहुत पीछे छोड़ दिया। आज तुरंत से आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके मनोभावों के बारे में पता कर जा सकता है। तो इसी तरह से अन्य और दूसरे क्षेत्र, अन्य दूसरी तकनीकी कंप्यूटर के अलावा जो शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला सकती है, उस पर ध्यान केंद्रित करने की बात इस नीति में कही गई। और जो हमारा शिक्षा है इसको सभी स्तरों पर एकदम बर्डन फ्री करना है। एक्सेसिबली जो बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर है, जो कि ज्ञान के लिए और एक्सपेंसेस के लिए वो हायर ऑर्डर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने की बात करती हैं, तो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को बर्डन फ्री करने के लिए, विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा बर्डन न हो, सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए इस तरह के ज्ञान के लिए एक्सपेंस करने की बात इस शिक्षा नीति में बात की गई है।
तो 23.8 पॉइंट है, इसमें है एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होगा वह आउट परफॉर्म, जो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे वह उसको मैच करने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप वैल्यूएबल एड और इवन जो स्किल प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स और दूसरे जो प्रोडक्टिव टास्क हैं जिसमें डॉक्टर अपने काम को अच्छे से कर सकता है, शिक्षक कर सकता है, इंजीनियर कर सकता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो इस तरह के टास्क हैं, इस तरह के जो कार्य हैं उनके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैच करके करने की बात कही गई है। जैसे डॉक्टरी के फील्ड में टेलीमेडिसिन के माध्यम से देखते हैं आप बहुत सारी चीजें आज मेडिकल फील्ड में भी प्रोफेशनल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने लगे हैं। इसी तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेज हैं ये डिसरप्टिव पोटेंशियल रखते हैं वर्क प्लेस को, और ये एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा रिस्पॉन्ड क्विकली चीजों को रिस्पॉन्ड करने की इसके अंदर क्षमता है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता है, ये जो कृत्रिम बुद्धि की जो क्षमता है, इसमें आप जो कार्य करने का स्थान है और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें परिवर्तन ला करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शिक्षा के क्षेत्र में भी इम्प्लीमेंट करें, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव ला सकते हैं वो इसमें देखने की बात कही गई है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है will formally identify those technologies whose emergence demands responses from the education system। जो शिक्षा मंत्रालय है वह आगे से इस बात की पहचान करेगा कि जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था की क्या मांग है, आने वाली कौन कौन सी मांगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किन चीजों की ज्यादा मांग उठने वाली है, और उसके लिए वह टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकता है। इन चीजों को वो टेक्नोलॉजी की इन चीजों को आइडेंटिफाई करने का काम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन करेगा। तो 23.9 पॉइंट है उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अर्थात एनआरएफ की बात पहले ही बात की गई इसमें स्थापित करने की। तो जो एनआरएफ होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अर्थात राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जो होगा वो इनिशिएट करेगा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा रिसर्चेज के प्रयास किए जाए और इसमें इनिशिएटिव्स इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एनआरएफ है में कंसीडर ए 3 प्रोग्राम अप्रोच, मतलब जो नेशनल रिसर्च फोरम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंटेस्ट है, इन दोनों के रेफरेंस में 3 उपागमों को समझा गया है। एक है एडवांसिंग कोर एआई रिसर्च अर्थात जो केंद्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान है इसमें एडवांस ले आना, इसको और ज्यादा विकसित करना। डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च अर्थात अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान को विकसित करना और उसको लगाना। एंड एडवांसिंग इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट्स टू एड्रेस ग्लोबल challenges in areas such as healthcare, agriculture, climate change using AI। अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके जो वैश्विक चुनौतियां हैं जैसे कि स्वास्थ्य, कृषि और वातावरण में जो परिवर्तन है, ये हर जगह की प्रत्येक राष्ट्र की प्रत्येक कंट्री की ये समस्याएं हैं, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इस क्षेत्र में ज्यादा रिसर्च और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से इसमें एडवांस करने की बात कही गई है 23.9 में। तो 23.10 है उसमें कहा 23.10 है उसमें कहा गया है कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज विल मेक सर्टेन जॉब्स रिडंडेंट। जैसे जैसे ये तकनीकी विकसित होगी वैसे वैसे जो एम्प्लॉयबिलिटी की जो समस्या है वो बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है कि अप्रोचेज टू स्किलिंग एंड डी स्किलिंग दैट आर बोथ एफिशिएंट एंड एंश्योर क्वालिटी विल बी ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस टू क्रिएट एंड सस्टेन एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इस तकनीकी के प्रयोग की वजह से जो अनएम्प्लॉयबिलिटी की समस्या उपलब्ध होगी, तो इसके लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो व्यक्ति है, उसके अंदर पुराने सीखे गए जो कौशल है उसको छोड़ना और नए स्किल्स को सीखना। अर्थात जो अभी तक अगर शिक्षा के क्षेत्र में कहें, जो शिक्षक अभी तक ब्लैक बोर्ड चाक दस्तर से पढ़ाई कर रहे थे या कक्षा चला रहे थे,
उनको इस स्किल को छोड़ करके नए स्किल डिजिटल वे में कैसे वो अपनी कक्षा को पढ़ा सकते हैं, इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा। तो इस अप्रोच को ले करके अगर वो नए स्किल्स को सीखेंगे तभी वो अपने जॉब को उस हिसाब से ढाल पाएंगे, वो सस्टेन कर पाएंगे, अन्यथा वो उस क्षेत्र में सर्वाइव नहीं कर सकते। इस बात के लिए इस नीति में बात रखी गई है। Institutions will have autonomy to approve institutional and non-institutional partners to deliver such training। और इस चीज के लिए जो अनएम्प्लॉयबिलिटी ना बढ़े, लोग अपने एम्प्लॉयमेंट को सस्टेन कर सकें, इसके लिए संस्थागत स्तर पर बहुत सारे संस्थाओं को ऑटोनॉमी दी जाएगी। और जो ऐसे भी लोग हैं जो कि किसी संस्था से संबंधित नहीं हैं लेकिन उसके पार्टनर हैं, तो वो इस प्रकार के प्रशिक्षण लोगों को दे सकते हैं। अर्थात उनको ये ऑटोनॉमी दिया जाएगा संस्थानों को कि वो अपने यहाँ डी स्किलिंग और स्किलिंग की सिस्टम शुरू करें। अर्थात कौशलों को छोड़ करके दूसरे कौशल को अडॉप्ट करने की जो स्थिति होगी वो किसी संस्थान के माध्यम से या किसी गैर संस्थागत जो पार्टनर है उसके साथ मिलकर के इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इट विल बी इंटीग्रेटेड विद स्किल्स एंड हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क। जितने भी ये तकनीकी रूप से उनको समृद्ध बनाया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि वह अपने इन कौशलों का प्रयोग उच्च शिक्षा के फ्रेमवर्क में उसको लगाएं, उसके साथ एकीकृत करें। इसके अलावा 23.11 में कहा गया है कि जो विश्वविद्यालय होंगे वो विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य होगा वह पीएचडी और मास्टर प्रोग्राम्स को ज्यादा चलाएगा उन क्षेत्रों में जो कि मशीन लर्निंग या मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप के होंगे। और जितने भी प्रोफेशनल एरियाज हैं जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और लॉ, इस तरह के जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं उन व्यावसायिक क्षेत्रों में विश्वविद्यालय पीएचडी और मास्टर प्रोग्राम्स ऑफर करेंगे, जैसे कि मशीन लर्निंग है और मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स हैं जैसे एआई के आधार पर आजकल देखिए न्यायालयों में, चिकित्सकों के लिए और एग्रीकल्चर में भी आप फोरकास्ट करते हैं। आप एग्रीकल्चर में बता देते हैं कि इसका ये प्रयोग किया गया तो कितने खाद का छिड़काव कितने क्षेत्र में करना है। ये सारी चीजें एआई बेस्ड होने वाली हैं, तो विश्वविद्यालयों को इस प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रमोट किया जाएगा। They may also develop and disseminate courses in these areas via platforms such as स्वयं। जो विश्वविद्यालय होंगे वो अपने ई कंटेंट डेवलप करेंगे और हेल्थ केयर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्र में वो इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स होंगे उसको डेवलप करके इस प्रकार के कोर्सेज स्वयं के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी लोगों को मुहैया कराएंगे। जो 23.12 में बात कही गई है वो है In school, the study of current affairs and ethical issues will be included discussion on disruptive technologies such as those identified by NETF and MHRD। जो राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी फोरम होगा वो और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिस प्रकार के बदलाव लाने वाले तकनीकों को पहचान करते हैं उसके आधार पर विद्यार्थियों को करंट अफेयर्स अर्थात जो समसामयिकी है और जो नैतिक विषय हैं इन नैतिक विषयों को इन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड विद्यालयों में सिखाया जाएगा। अर्थात जो स्टडी होगी, जो अध्ययन होगा वो करंट अफेयर्स पे आधारित होगा और नैतिक जो चुनौतियां हैं उसको लेकर के इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एनईटीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आइडेंटिफाई करेगा, उसको स्टडी में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल एंड डिस्कशन मटेरियल्स विल आल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। जो सतत शिक्षा का प्रोग्राम है अर्थात जो मेन एजुकेशन नहीं ले पाए, जो सतत शिक्षा के प्रोग्राम है उसके लिए जो निर्देशन की सामग्री है या जो डिस्कशन की सामग्री है उसको भी प्रिपेयर किया जाएगा ताकि सतत शिक्षा का प्रोग्राम आगे चलता रहे। 23.13 में बात कही गई है उसमें डाटा सिक्योरिटी की बात कही गई है। चूंकि एजुकेशन सिस्टम में भी डाटा का बहुत ज्यादा यूज होगा और आपने देखा कि एनईटीएफ जो होगा वो पूरा डाटा की एनालिसिस भी करेगा, तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं इसमें डाटा जो है वो एक ईंधन की तरीके कार्य करेगा, क्योंकि वो आप ही से डाटा लेकर के शिक्षकों से, विद्यार्थियों से, एडमिनिस्ट्रेटर से और जो रिसर्चर्स है उनसे डाटा लेकर के उन्हीं की एनालिसिस करेगा। तो
ये जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज है, इसके लिए पूरा जो ईंधन है वो डाटा है। तो डाटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। देयरफॉर इट इज क्रिटिकल टू रेज अवेयरनेस ऑन इश्यूज ऑफ प्राइवेसी, क्योंकि जब डाटा आप अपना किसी दूसरे को देते हैं तो आपकी प्राइवेसी को खतरा होता है, जिसमें प्राइवेसी की समस्याएं हैं, लॉ से संबंधित है, स्टैंडर्ड एसोसिएटेड विद डाटा हैंडलिंग एंड डाटा प्रोटेक्शन। जब इस एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी तो इस डाटा को संरक्षित करना, इस पे किसी प्रकार का कानूनी पहल न हो, डाटा का प्रोटेक्शन हो, इस चीज के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा कि जब कहीं भी किसी चीज के लिए अपना वो डाटा दे रहे हो तो इन इश्यूज को भी वो ध्यान में रखें और क्रिटिकली चीजों को सोचें कि आप कहाँ पे किस प्रकार के डाटा दे रहे हैं। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू हाईलाइट एथिकल इश्यूज सराउंडिंग द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज। ये भी जरूरी होगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं उसको कैसे हम विकसित कर रहे हैं, कैसे उसको लगा रहे हैं, इसमें उसके इथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं, अर्थात नैतिक रूप से कौन कौन सी चीजें हैं कि जब आप एआई बेस्ड चीजों को इन क्षेत्रों में लगा रहे हैं तो हमको नैतिक रूप से किन चीजों के लिए सावधान होगा, इस बात की भी आवश्यकता होगी। और लास्ट में जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन की बात कही उसमें है कि एजुकेशन विल प्ले की रोल इन दीज अवेयरनेस रेजिंग एफर्ट्स, और लोगों को जो जागरूक करना है अपने डाटा प्राइवेसी को लेकर के, डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के, इसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो ये पूरी बात 13वीं बिंदु में कही गई थी, 23वीं बिंदु में कहा गया था, जिसमें 23.1 से लेकर के 23.13 तक बातें रखी गई थी। जो 24वां पॉइंट है वो है ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन का एंश्योरिंग इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें जो 24.1 है इसमें कहा गया है कि इट कॉल्स फॉर केयरफुली डिजाइंड एंड अप्रोप्रिएटली स्किल्ड पायलट स्टडीज to determine how the benefits of online digital education can be reaped while addressing or mitigating the downsides। जो भी ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन का जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो आपको लाभ मिलने वाले हैं, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक डिजिग्नेट करने की और बहुत ज़्यादा पहले से इसकी स्टडी करनी होगी कि जो ऑनलाइन माध्यम से जो शिक्षा दिया जा रहा है या डिजिटल एजुकेशन जो दिया जा रहा है वो कितना हमारे अन्य साधनों के साथ कितना मेल खाते हैं। इस चीज के लिए बात कहा गया है कि हम ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं जो अप्रोप्रिएट तरीके से हम उस पर पायलट स्टडी करें, पहले से पता करें बहुत सावधानी पूर्वक कि ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन किस प्रकार के हमारे सामाजिक रूप से प्रभावित कर रहा है। इन द मीन टाइम the existing digital platforms and ongoing ICT-based educational initiatives must be optimized and expanded to meet the current and future challenges in providing quality education for all। जैसे हम आईसीटी का प्रयोग करेंगे, आईसीटी बेस्ड एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इस आईसीटी बेस्ड या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एजुकेशन इनिशिएटिव्स हैं वो हमारे शिक्षा को कितना गुणात्मक तरीके से और आने वाले जो भविष्य के जो चुनौतियां हैं उसके साथ कितना यह साझा कर पाएगा, कितना उसके लिए लोगों को तैयार कर पाएगा, इस चीज को भी देखना इस नीति के अंतर्गत शामिल है। कि ऐसा नहीं कि हम केवल बस ई कंटेंट बनाते चले गए और क्वालिटी एजुकेशन खत्म हो जाए। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात कही गई है कि इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाएगा आईसीटी के माध्यम से कि क्वालिटी एजुकेशन से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और क्वालिटी एजुकेशन ही दिया जाएगा, गुणात्मक शिक्षा ही दी जाएगी। और जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं या अभी प्रेजेंट में जो हमारे समक्ष चुनौतियां हैं उसके साथ ये एजुकेशन किस प्रकार से उन चुनौतियों को स्वीकार करेगा, इसकी स्टडी करना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक बिंदु है। जो 24.2 में बात कही गई है उसमें है द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन कैन नॉट बी leveraged unless the digital divide is eliminated through concerted efforts such as the Digital India campaign and the availability of affordable computing devices। निश्चित रूप से इस कोविड सिचुएशन में डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है,
लेकिन इस चीज को और ज्यादा एफर्ट करने के लिए और ज्यादा इसको उपलब्धता बढ़ाने के लिए जो डिजिटल इंडिया कैंपेन था, इस प्रकार के जो कैंपेन हैं इसके माध्यम से और अन्य जो कंप्यूटर की डिवाइसेज हैं उसके माध्यम से हम डिजिटल लोगों को डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया कैंपेन या इस प्रकार के अन्य जो कैंपेन जो कंप्यूटर डिवाइसेस एफर्ट कर सकती हैं उसकी उपलब्धता के माध्यम से हम ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन के लाभ अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। It is important that the use of technology for online and digital education adequately addresses concerns of equity। जहां तक आप जानते हैं कि बहुत पुराने समय में बहुत एक पर्टिकुलर कास्ट को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया था, तो इस टेक्नोलॉजी में इस डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से या ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह बहुत जरूरी है कि सभी को और क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंचे। तो ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और यह महत्वपूर्ण भी है कि हम सबके लिए समान शिक्षा की एजुकेशन हर व्यक्ति तक पहुंचे। तो उसमें टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके लिए 23.24.3 में कही गई है कि टीचर रिक्वायर्स सुटेबल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू बी इफेक्टिव ऑनलाइन एजुकेटर्स। बहुत जरूरी है कि शिक्षक को आप टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड करिए, अर्थात जो आने वाली शिक्षक है, जो आने वाले शिक्षा क्षेत्र में जो आने वाले शिक्षक बनने वाले हैं, उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, उनको इस प्रकार से विकसित किया जाए कि वह एक प्रभावशाली ऑनलाइन एजुकेटर बन सके। इसके लिए शिक्षक को प्रशिक्षित करना जरूरी है। There are numerous challenges to conducting online examinations at scale। बहुत जरूरी है, जैसे आप ही के लोगों की परीक्षाओं की बात थी कि ऑनलाइन परीक्षाएं कैसे होंगी, अभी भी बहुत बड़ा चुनौती है कि इस ऑनलाइन एजुकेशन में जैसे लोग कॉपी कर देते हैं, जहां पे अंग्रेजी का मिला अंग्रेजी लिख दिया, हिंदी का मिला हिंदी लिख दिया। तो जो कॉपी का सिस्टम है ऑनलाइन परीक्षा में, कॉपी की संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं, बिना पढ़े ही अपने उत्तर को लिख करके पास होने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो इस तरह के जो बहुत सारे जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को देखने के लिए इंक्लूडिंग लिमिटेशंस ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन होगा तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे उसकी भी एक सीमा होगी जो कि पूछी जा सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। और ऑनलाइन का वातावरण में भी इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार से नेटवर्क को हैंडल करेंगे, पावर का डिसरप्शन है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की ही नहीं है, और प्रिवेंटिव अनएथिकल प्रैक्टिसेस, और जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो अनैतिक जो अभ्यास विद्यार्थी करेगा, ये सारी बहुत आने वाली समय की चुनौतियां हैं जब आप उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन करेंगे। अभी हम लोग कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जब इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से बहुत सारी चुनौतियां शिक्षकों के समक्ष आने वाली है। सर्टेन टाइप ऑफ कोर्सेज सब्जेक्ट्स, कुछ विशेष प्रकार के जो विषय हैं या जो कोर्सेज हैं, जैसे कि परफॉर्मिंग आर्ट्स या साइंस के प्रैक्टिकल, उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस है, उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं कि वो उस क्षेत्रों में ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से कैसे उस चीज को करेगा। तो इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, साइंस के क्षेत्र में कैसे विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल कराया जाएगा, इन सब चीजों के लिए कुछ पार्शियल एक्सटेंट और इनोवेटिव मेजर्स को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई कि इनको कैसे दूर किया जाए। आगे यह शिक्षा नीति कहती है कि अनलेस ऑनलाइन एजुकेशन इज ब्लेंडेड मतलब कुछ आप उनको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाइए, कुछ उनको आप फेस टू फेस माध्यम से पढ़ाइए। तो ये ब्लेंडेड मोड में आप ऑनलाइन एजुकेशन को शुरू करेंगे विथ एक्सपीरियंशियल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जहां पर विद्यार्थियों को कुछ अनुभव और क्रियात्मक आधारित अधिगम होगा। इट विल बी टेंड टू बिकम अ स्क्रीन बेस्ड एजुकेशन, जहां पर आप उनको स्क्रीन बेस्ड शिक्षा दे रहे हैं विथ लिमिटेड फोकस ऑन द सोशल अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। जब आप ब्लेंडेड मोड में शिक्षा देंगे तो वहां पर आप उनको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे,
कुछ उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो सोशल, ऐसा ये चीजें छूट न जाए कि उनका सोशल डेवलपमेंट ना हो सके, उनका अफेक्टिव डेवलपमेंट ना हो सके, उनका साइकोमोटर डेवलप ना हो सके, इन चीजों को भी फोकस करके एजुकेशन सिस्टम में स्क्रीन बेस्ड एजुकेशन को ले आना है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात कही गई है। जो 24.4 पॉइंट है उसमें कुछ ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को रेखांकित किया गया है, जिसमें पायलट स्टडीज फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, अर्थात जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है इसके लिए एक पायलट स्टडी कराई जाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएं, हर विद्यार्थी के पास डिवाइस हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, लाइट की अच्छे से सुलभता हो, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एंड टूल्स हो, जो ऑनलाइन टीचिंग शिक्षक उसके लिए ऑनलाइन टीचिंग के प्लेटफॉर्म हो और उसके लिए उस प्रकार के उपकरण उपलब्ध हो। इसके साथ साथ जो कंटेंट क्रिएशन, अर्थात कैसे उन विषय वस्तुओं का क्रिएट कैसे किया जाएगा, डिजिटल रिपोजिटरीज बने जहां पर लोग अपने कंटेंट बना बना करके रखें, भंडार हो और उसको डिसिमिनेट किया जाए, जिसको जैसी जरूरत हो उस भंडार से लेकर के अपने शिक्षण कार्य को कर सके। इसके अलावा एड्रेसिंग द डिजिटल डिवाइड, जो डिजिटल रूप से डिवीजन है हमारी सोसाइटी में, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। वर्चुअल लैब्स, जो आभासी प्रयोगशालाएं कैसे बना सकते हैं कि वर्चुअल, क्योंकि जब वास्तविक प्रयोगशाला में विद्यार्थी नहीं जा पाएगा तो किसी किसी प्रकार के आपको प्रयोगशाला ऐसे बनाने होंगे जो आभासी होंगे, जिसमें उसको विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल्स, विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक कार्य वो कर सकेगा। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव्स फॉर टीचर्स, लिए उनको ट्रेन किया जाए और ऑनलाइन टीचिंग को इंसेंटिव से जोड़ा जाए ताकि शिक्षक भी इसमें अपना योगदान दे सकें। इसके अलावा केवल शिक्षण ही जरूरी नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से असेसमेंट कैसे होगा और एग्जामिनेशंस कैसे होंगे, इसके लिए भी रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। ब्लेंडेड मोड में कैसे लर्निंग होगा, ब्लेंडेड मॉडल तैयार होंगे जहां पर आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे और रियल क्लासरूम सिचुएशन में भी आप लर्निंग करेंगे, तो ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग तैयार होगी। इसके अलावा लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स, जब ऑनलाइन शिक्षण होगी तो उसके लिए कुछ मानक निर्धारित करने होंगे। अभी तक ऑनलाइन या वर्चुअल क्लासरूम की कोई मानक नहीं है, तो इन के लिए कुछ मानकों का निर्धारण करना होगा। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स थे जिसको ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन में इंश्योर करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो 24.5 पॉइंट है, इसमें बात कहा गया है कि क्रिएटिंग ए डेडिकेटेड यूनिट फॉर बिल्डिंग ए वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल डिजिटल कंटेंट एंड कैपेसिटी। जो 24.5 पॉइंट है वह ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के बात करता है कि कैसे हम वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग तैयार करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, कैसे हम क्रिएट करेंगे और डेडिकेट करेंगे बिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड क्लास, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित होगा और एजुकेशनल डिजिटल कंटेंट कैसे विकसित होंगे, हमारी क्षमताएं कैसे विकसित होंगी, इसके संबंध में 24.5 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। ए डेडिकेटेड यूनिट फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्केस्ट्रियल the building of digital infrastructure, digital content and capacity building will be created in the ministry to look after the e-education needs of both school and higher education। अर्थात जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, जो शिक्षा का मंत्रालय होगा, वह विद्यालय और उच्चतर शिक्षा दोनों ही स्तर पर ऑनलाइन या ई एजुकेशन की आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए डेडिकेटेड होंगे और इसके लिए वो कुछ ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे संसाधन तैयार करेंगे, ऐसे डिजिटल कंटेंट तैयार करेंगे, ऐसे लोगों को कैपेसिटी उनके अंदर बिल्डअप करेंगे ताकि वो आने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम में अपने को एडॉप्ट कर सके। ये पूरा काम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को देखने का होगा कि कैसे वो इन चीजों को बना सकती है। टेक्नोलॉजी इज रैपिडली इवॉल्विंग, आपको पता ही है कि लगातार जो तकनीकी है वो विकसित होती जा रही है, एंड नीड्स स्पेशलिस्ट टू डिलीवर हाई क्वालिटी ई लर्निंग। और यहाँ पर जरूरी है कि इस रैपिड बदलते हुए सिचुएशन में टेक्नोलॉजी में जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी आवश्यकता है कि वो ई लर्निंग को कैसे गुणात्मक, बहुत उच्च गुणात्मकता के साथ दें। इसके लिए ए वाइब्रेंट इकोसिस्टम has to be encouraged to create solutions that not only solve India's challenge of scale
diversity, equity, but also evolve in keeping with the rapid changes in technology, whose half-life reduces the each passing year. इस चीज को, अर्थात जो तकनीकी विकसित होती चली जा रही है, जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी, जो विशेषज्ञ हैं उनकी आवश्यकता है कि वो कैसे उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन एजुकेशन दें, इसके लिए एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की बात कही गई है जिसमें इन सारे समस्याओं को समाधान करने का, इन सारे समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए, इन समस्याओं के समाधान के इनकरेज करने के लिए न केवल भारतीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसी तकनीकों को विकसित करने की बात कही गई है जिससे कि हम आने वाले समय की ऑनलाइन एजुकेशन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर कर सकें। तो एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात कही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जिसमें हम हाई क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता वाले ई लर्निंग वाले रिसोर्सेज बना सकें। इस सेंटर विल देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट ड्रॉन फ्रॉम द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए कुछ ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा, एक सेंटर बनेगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होंगे, एक्सपर्ट होंगे, उनसे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में, या डिजिटल पेडागोजी के क्षेत्र में, शिक्षण शास्त्र के क्षेत्र में, या मूल्यांकन के क्षेत्र में, या ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, जो अपने जिनको विशेषज्ञता होगी उनको एक इस सेंटर में बुला करके कैसे इस समस्या का समाधान किया जाएगा, इस पर मंथन करके कोई समस्या समाधान करने की बात इसमें रखी गई है। देखिए, ये शिक्षा नीति तो बहुत ही विस्तृत है, लेकिन वो मतलब बहुत विस्तार से बात करती है इसमें इन सारी चीजों के लिए, लेकिन कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस बात की एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सब चीजें हों, लेकिन इन सब चीजों के होने के पीछे भी कैसे इसको हम परिणित कर पाएंगे कार्य रूप में, ये बहुत बड़ा चुनौती है। तो वो आने वाला समय बताएगा कि क्या इसमें, क्या गवर्नमेंट कितने मैन पावर के साथ, कितने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर पाती है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में कहा भी जाता है कि नीतियां तो बहुत अच्छी बनती हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इसको देखना होगा। आप लोगों के कोई प्रश्न? हेलो। ये सर एक मशीन लर्निंग करके आया था सर। ये सर एक 23.11 में। हाँ, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं। जनरली जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एस्पेक्ट्स हैं, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एस्पेक्ट्स मशीन लर्निंग से ही संबंधित है। हम आपसे पहले भी कहे थे कि आने वाला समय डाटा साइंस का है। ये जितने भी डाटा इकट्ठा होंगे, इस डाटा की प्रोसेसिंग ऐसी होगी कि इस डाटा प्रोसेसिंग के माध्यम से एक मशीन की अलग लर्निंग है। जैसे आप यूट्यूब पे, गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो वो मशीन अपने से सीख लेती है कि आप अमुक व्यक्ति इस चीज को ज्यादा सर्च कर रहा है, इसलिए उसने सीख लिया कि आपको किस तरह के कंटेंट पसंद है और उसी हिसाब से आपको वो चीज दिखाती है। जैसे आप अमेजन पे कोई चीज यदि आप सर्च करिए तो अमेजन पे जिन चीजों को आप सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट पे किसी चीजों को जो आप सर्च करते हैं, वो समय समय पर आपको फिर से अगर कोई उसमें छूट आता है, किसी प्रकार की बात होती है तो आपको वो आपको नोटिफिकेशन भेजता है। तो इसी तरह से वो मशीन ने सीख लिया कि आप किन किन चीजों को सर्च कर रहे हैं, क्या चीजें आप देख रहे हैं, कौन सा न्यूज चैनल आपको ज्यादा पसंद है, उस हिसाब से आपको जो डिवाइस होगी वो सर्च करके उसका कैच डाटा आपको सर्च करके बता देगा। तो इसी चीज का प्रयोग करना है हमें एजुकेशन के क्षेत्र में। तो जो मशीन लर्निंग है, चेन ब्लॉक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सारे चीजों का प्रयोग करना एजुकेशन के क्षेत्र में वो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है हमारे समक्ष।
ठीक है, वो मेनली डाटा साइंस का विषय है, डाटा एनालिसिस से संबंधित वो है मशीन लर्निंग। कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा उसका यूज होता है। जो लोग BCA MCA करते होंगे वो लोग मशीन लर्निंग को समझ रहे होंगे, या डाटा एनालिसिस के क्षेत्र में जिन लोगों का होगा वो इस बात को अच्छे से समझ सकता है। मशीन लर्निंग यही है कि मशीन आपके सर्चिंग के हिसाब से आपके अपने जो एक्टिविटी आप करते हैं उन एक्टिविटी के हिसाब से वो आपको रिजल्ट शो करके दिखाता है। ये है मशीन लर्निंग। और किसी का? सर फिर तो जो शिक्षक है वो तो एक इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करेगा आगे, क्योंकि मशीनीकरण मतलब जो मशीन है उसका ज्यादा प्रयोग हो रहा है और तकनीकी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। जैसे दीक्षा पोर्टल है, स्वयं जो ऐप है पोर्टल है वो चल रहा है। तो फिर शिक्षक का उसमें क्या महत्व है? सिर्फ फिर ट्रेनिंग किस चीज के लिए है उसके लिए? देखिए, कभी भी शिक्षक को कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। इसीलिए हमने आपसे बात क्या कहा, स्किलिंग और डी स्किलिंग की। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, स्किलिंग और डी स्किलिंग की। अभी तक जो आपकी माइक्रो टीचिंग हो रही थी, आप ब्लैक बोर्ड पे चॉक डस्टर से पढ़ा रहे थे, वो स्किल दूसरी थी। लेकिन यदि आप इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने को नए स्किल्स के साथ इक्विप्ड नहीं करेंगे, आप इस टेक्नोलॉजी को अपने अंदर समाहित नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आप पिछड़ जाएंगे और आपका स्थान कोई दूसरा ले लेगा। तो इस टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आपको ये टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगा। आपको नए ये जो तकनीकी है, इस तकनीकी के नए कौशलों को आपको सीखना होगा। अगर आप नए कौशलों को नहीं सीखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी कक्ष में वो प्रभावशाली शिक्षण आने वाले समय में नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षक की क्या भूमिका होगी? सारा मशीन करेगा। भाई, यदि आपके अंदर स्किल होगी तभी आप उस प्रकार के ई कंटेंट डेवलप कर पाएंगे। ई कंटेंट डेवलप करने का कार्य भी किसका होगा? शिक्षक का होगा। आपको अगर ऑनलाइन असेसमेंट करने नहीं आएगा तो फिर आप तो चले जाएंगे। फिर मशीन कैसे? मशीन तो वही काम करेगी ना जो आप सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। तो सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम तो आपका होगा। तो आपको इस बदलते हुए परिदृश्य में आपको अपने कौशल को विकसित करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करनी सीखनी पड़ेगी। आपको ऑनलाइन असेसमेंट करना सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजों की स्किल आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी सोसाइटी के साथ चल सकते हैं। तो तकनीकी के आने की वजह से ये नहीं है कि आपको तकनीकी रिप्लेस कर देगी। लेकिन हाँ, यदि आपने अपने को तकनीकी के हिसाब से नहीं ढाला, आपने उस तकनीकी को अपने अंदर विकसित नहीं की, तो आप जरूर रिप्लेस हो जाएंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आपको रिप्लेस कर देगा। तो तकनीकी का मतलब नहीं कि आपका स्थान तकनीकी ले लेगा या वो रोबोट ले लेगा। ऐसी बात नहीं है। आपको उस तकनीकी के स्किल्स को, उस तकनीकी के कौशलों को सीखना पड़ेगा। उनको सीख करके ही आप अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तभी आप अपने को सक्सेस बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें स्किलिंग और डी स्किलिंग की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई है। जी सर। और किसी का? तो जैसे इसमें ट्रेनिंग की बात की गई है, तो कोई भी ऐप आता तो उसका इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होता है। तो इसमें क्या ऐसा कुछ कहा गया है कि मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है तो उसके अनुसार ट्रेनिंग उनको दिया जाएगा? बिल्कुल ऐसी बातें हैं। ऐप आ रहा है तो जरूर। अभी देखिए, अभी हाल ही की न्यूज है कि अभी जियो और गूगल मिल करके एक नया स्मार्टफोन ला रहे हैं 4G का, जिसमें आपको अपनी भाषा में चीजें उपलब्ध होंगी। तो गूगल तो बहुत कुछ आपकी भाषा में कर रहा है। और इवन भारत सरकार की इनिशिएटिव्स भी हैं कि जितने भी ई कंटेंट हैं, वो ई कंटेंट केवल हिंदी और अंग्रेजी में नहीं, आप अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कंटेंट को डेवलप करिए और उसको उपलब्ध कराइए। जैसे आप भोजपुरी जानते हैं, बिहारी जानते हैं, मैथिली जानते हैं, बुंदेलखंडी जानते हैं, तो आप
बुंदेलखंडी भाषा में, अपनी भाषा में ही कंटेंट को तैयार कीजिए, मैथिली में अपने कंटेंट को तैयार कीजिए और उस कंटेंट को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले आइए। जो आपके क्षेत्र के रीजनल क्षेत्र, जो रीजनल भाषा को जानने वाले लोग या विद्यार्थी होंगे, वो आपके कंटेंट को देख करके समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से ऐप में भी संभावनाएं हैं। ऐप को भी आप अपनी भाषा में, ऐप के भी जो लैंग्वेजेज होंगे उन लैंग्वेजेज को केवल अंग्रेजी में ना कर करके आप उन ऐप्स को उन भाषाओं में आप विकसित करिए। ऐसा भी हो सकता है कि ऐप्स आपके रीजनल लैंग्वेजेज में विकसित हो। जैसे भी देखिए गूगल ट्रांसलेट आया हुआ है, गूगल ट्रांसलेट में आप हिंदी में डालिए, भले उतना अच्छा ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है लेकिन उसका एक खाका आपके समझ प्रस्तुत कर देता है। ऐसे ही आप अंग्रेजी के माध्यम से अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस की जहां तक बात है, तो आने वाले समय में एप्लीकेशंस और ई कंटेंट ये सारे आपके रीजनल लैंग्वेजेज में शुरू होने वाले हैं। जैसे आपकी संस्था एक एनपीटीईएल है, ये एनपीटीईएल अभी हमारे पास भी ऑफर आया था किसी एक कंटेंट को ट्रांसलेट करने के लिए, तो मैं समय की वजह से नहीं कर पाया उसको। तो वो उस अंग्रेजी के कंटेंट को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित कर रहा है और उस अनुवाद के माध्यम से उस क्षेत्रीय भाषा में उसको अनुवाद करके, ये एक मुहिम है, एक अभियान है जिसके तहत सारे जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या की कंटेंट उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में डेवलप किए जा रहे हैं और हर विद्यार्थी तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब आप एप्लीकेशंस को भी अपनी भाषा में प्राप्त कर पाएंगे, अपनी भाषा में आपके एप्लीकेशंस चलेंगे, उसको आप कर सकते हैं। सर ठीक है, इसका एक ड्रॉबैक तो हो सकता है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी। किस क्षेत्र में? सर एजुकेशन के क्षेत्र में, जैसे कि अभी सेक्शन अगर 5 सेक्शन है तो उसे अगर टेक्नोलॉजी यूज करके सारे सेक्शन में स्मार्ट मतलब टीवी लगा दिया जाए, स्मार्ट बोर्ड लगा दिया जाए, तो एक ही शिक्षक 5 सेक्शन को हैंडल कर सकता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ भी सकती है। नहीं, इसीलिए ब्लेंडेड मोड की बात कही गई है ना। देखिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, वही मैं कह रहा हूं कि कितने इच्छा शक्ति के साथ इसको लागू किया जाता है। इसमें ब्लेंडेड वे में भी पढ़ने की बात कही गई है। आपको केवल ऐसा नहीं कि इस बच्चों को स्मार्ट टीवी के सामने बिठा दिया गया और वो पढ़ रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। और लोअर क्लासेस में आज की डेट में देखिए कोविड सिचुएशन में इतने ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से छोटे बच्चे कहाँ बैठ करके लैपटॉप के समक्ष या मोबाइल के समक्ष बैठ करके उनका इतना अटेंशन ही नहीं हो पाएगा। वो उनका एक काम में कहीं काम में मन ही नहीं लगता, तो वो कितनी देर तक देख पाएंगे? बहुत रेयर ऐसे बच्चे होंगे जो इन चीजों को देख पा रहे होंगे। लेकिन जब आप अनएम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं, यदि आप उसके लिए अपने को इक्विप्ड नहीं करेंगे, यदि आप उन कौशल को नहीं सीखेंगे, तो जरूर आप रिप्लेस हो सकते हैं। आपका स्थान कोई और ले लेगा जो उस स्किल में निपुण होगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि आप सारा कुछ छोटी क्लासेस में सारे सेक्शंस को टीवी चला दीजिए और टीवी पर बैठ करके बच्चे देख रहे होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ब्लेंडेड वे में जरूर हो सकता है कि कुछ चीजें शिक्षक की उपस्थिति में सीखें और कुछ चीजें शिक्षक की अनुपस्थिति में वो ऑनलाइन माध्यम से चीजों को सीखें। तो इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर कक्ष में शिक्षक नहीं होगा तो क्लास में उपद्रव और अनुशासनहीनता की चीजें बढ़ जाएंगी, फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शिक्षक की उपस्थिति भी एक जरूरी बात है और उस कंटेंट को बनाने के लिए भी शिक्षक की आवश्यकता है। तो दोनों ही चीजें वाइसी वर्सा है। ओके सर। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब यहाँ पर हम लोगों का पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यचर्या खत्म होता है। आप लोगों को फिर भी कोई अगर समस्या होगी तो आप व्यक्तिगत रूप से परीक्षा के पहले संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।